हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का लर्न शिक्षा में स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी पेडागोजी की यूनिट 3 पाठ्यक्रम एवं अध्यापन। तो आज हम इसमें 2 टॉपिक कवर करेंगे, मातृभाषा का शिक्षण और हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। तो चलिए पहला टॉपिक कवर करते हैं, मातृभाषा का शिक्षण। तो सबसे पहले पता होना चाहिए हम जो शिक्षण करने जा रहे हैं यानी टीचिंग, तो वो यानी कि मातृभाषा में यानी कि मदर टंग में शिक्षण करना है। तो मातृभाषा का अर्थ क्या होता है? तो मातृभाषा का अर्थ होता है माँ से ग्रहण हुई भाषा। इसको हम ऐसे समझते हैं, माँ से ग्रहण हुई भाषा यानी कि जब हम छोटे से बड़े होते हैं, जब हमारा जन्म होता है, हम जब बड़े होते हैं तो उसमें हम जो भी भाषा सीखते हैं यानी जो भी क्षेत्रीय लैंग्वेज, जो भी प्रादेशिक लैंग्वेज, जो भी हम लैंग्वेज सीखते हैं तो वही हमारी मातृभाषा होती है। जैसे नॉर्थ इंडिया के लिए मातृभाषा कौन सी होगी? हम शुरू से ही सीखते हैं, वो हिंदी होती है। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है। जो ये मातृभाषा होती है तो मातृभाषा ये ज्ञान अर्जन की प्रमुख भाषा होती है, यानी कि इसमें ज्ञान अर्जन आसानी से किया जा सकता है। यानी हमें कोई भी ज्ञान अर्जन करना है, अगर हम मातृभाषा में सीखें तो वो हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं और बहुत ही सहज क्रिया होती है, यानी जल्दी क्रिया और आसानी से, यानी कि सरल। हम देखते हैं, बालक मातृभाषा में स्वाभाविक रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। यानी कि जब हम मातृभाषा में बात करते हैं तो जो हमारे विचार होते हैं वो एक स्पष्ट रूप से हम समझ भी पाते हैं और हम अपनी बातों को समझा भी पाते हैं। अगर हम कभी भी बाहर जाते हैं तो कभी ऐसा होता है कि हमें दूसरी लैंग्वेज, जैसे नॉर्थ ईस्ट में चले गए या हम साउथ की तरफ चले गए, तो वहाँ पे एक होती है अंतर प्रादेशिक लैंग्वेज जो होती है इंग्लिश। यानी कि जब हम इंग्लिश में ही उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, यानी कि एक बीच की लैंग्वेज कौन सी होगी? वो होगी देखो, मेरी प्रादेशिक भाषा हिंदी, उनकी प्रादेशिक भाषा हो गई मान के चलिए तमिल। हाँ, पर जो बीच की लैंग्वेज है जो हमारे विचारों का आदान प्रदान कर सकती है वो है इंग्लिश। पर लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और उन्हें इंग्लिश नहीं आती है तो आप कैसे आदान प्रदान करेंगे? तो वहाँ पे आती है क्षेत्रीय भाषा यानी कि मातृभाषा। अगर मातृभाषा हमें आती होगी तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसे व्यक्ति अपने बचपन से ही अपने परिवार एवं समाज के बीच रहकर स्वाभाविक रूप से अनुकरण द्वारा सीखता और प्रयोग करता है। अब आप सोचिए कि जब बच्चा, एक छोटा सा बच्चा होता है, एक बच्चा मान के चलिए यहाँ पे है USA में और एक बच्चा है इंडिया में, दोनों बच्चों का जन्म हुआ यहाँ पे। लेकिन एक बच्चा इतनी आसानी से हिंदी पढ़ना सीख गया, हिंदी बोलना सीख गया, हिंदी समझना सीख गया, हिंदी में अपने विचारों को रखना सीख गया। वहीं दूसरा बच्चा इंग्लिश में अपने बातों को रखना, इंग्लिश में सब कुछ करना, इंग्लिश को समझना, इंग्लिश में बोलना, सब कुछ सीख गया। ये इंग्लिश सीख गया और ये हिंदी सीख गया। पर लेकिन अगर वही सोचिए कि वो लोग इतनी आसानी से कैसे सीख रहे हैं, क्योंकि वो समाज में, वो अपने परिवार में स्वाभाविक रूप से रहकर वहाँ उस लैंग्वेज को ही फॉलो करते हैं, इसलिए वो आसानी से सीख जाते हैं। पर अगर मान के चलिए ये इंडिया का बच्चा यहाँ जन्मा और ये USA है, तो यहाँ जन्मा लेकिन दूसरे दिन वो फ्लाइट से यहाँ चला गया, मान के चलिए यहाँ पे चला गया, इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया बेबी को। तो क्या होगा? वो इन लोग के बीच में रहना स्टार्ट करेगा, यहाँ की लैंग्वेज सीखेगा, यहाँ का सब कुछ सीखेगा, मतलब यहाँ का नहीं, मतलब वो अपने परिवेश का अनुकरण करेगा, यानी समाज का अनुकरण करेगा। तो वो यहाँ पे अंग्रेजी सीख जाएगा। तो क्या हमें समझ में आ रहा है कि जो भी बच्चा जहाँ रहता है, यानी जन्म से जहाँ रहता है, परिवार और समाज का अनुकरण करता है, वह उसको भाषा को आराम से सीख लेता है, यानी वही उसकी मातृभाषा होती है। अब हमें मातृभाषा से कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं, मातृभाषा क्या है? मातृभाषा मनुष्य के विकास का आधार स्तंभ है, यानी कि मनुष्य के विकास का आधार, यानी कि पहली गांधी जी का विचार है मातृभाषा के संबंध में। गांधी जी कह रहे हैं, माँ के दूध के साथ जो संस्कार और मीठे शब्द मिलते हैं, उनके और पाठशाला के बीच में जो मेल होना चाहिए वह विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने में टूट जाता है। यानी कि मातृभाषा में माता से हमें क्या मिलता है? मातृभाषा, यानी जो क्षेत्रीय लैंग्वेज होती है, जो मदर टंग लैंग्वेज होती है। पर लेकिन अगर हम वही बच्चा स्कूल जाता है, उसको वहाँ पे फ्रेंच सिखाई जा रही है, तो वो जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए
उसके घर की और उसके परिवेश की और उसके पाठशाला की, तो वो टूट जाती है। और जब वो टूट जाती है तो उसमें विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती, वो अपने विचार नहीं रख पाता है और फिर पाठशाला में वो समस्या से गुजरने लगता है। फिर उसमें कई सारी डिसीजेज हो जाती हैं, जैसे मानसिक डिसीज़, मेंटल डिसीज़ हो जाती है। जब वो स्कूल की चीज़ों को नहीं समझ पाएगा तो क्या होगा, डिस्प्रेस हो जाएगा। तो कई सारी चीज़ों से वो गुजरेगा और ऐसे तो उसमें कहीं ना कहीं एक कुंठा हो जाएगी, जिसको बोलते हैं मानसिक कुंठा। हाँ, मानसिक कुंठा हो जाएगी तो वो कहीं ना कहीं विद्यालय को छोड़ने का प्रयास करेगा, विद्यालय से दूर भागने का करेगा। तो इस प्रकार विदेशी भाषा से वो माध्यम टूट जाएगा। अगर उसकी जगह क्षेत्रीय लैंग्वेज रखी जाए तो क्या होगा, परिवेश की भाषा और पाठशाला की भाषा जुड़ जाएगी। तो बच्चा इतना अच्छा कनेक्ट कर पाएगा चीज़ों को कि वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी रख पाएगा और विचार भी ग्रहण कर पाएगा। विचारों को अभिव्यक्त रख पाएगा और विचारों को ग्रहण कर पाएगा। जो लिंक बनना चाहिए वो परिवेश और विद्यालय के बीच हर आसानी से बन जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, आगे कई सारी बातें दी गई हुई हैं। यहाँ पे गांधी जी जो लॉर्ड कर्जन अपनी जो शिक्षा पे नीति लेके आए थे, तो उस पे गांधी जी का विचार जो था, गांधी जी या विचारकों का जो विचार था, लॉर्ड कर्जन का यह आरोप सही हो जाता है कि शिक्षित वर्ग जन साधारण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, मातृभाषा का अनादर हमें महंगा पड़ सकता है। यानी जो लॉर्ड कर्जन थे वो जब इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ लाए तो यहाँ पे यही चीज़ आया, जब इंग्लिश लैंग्वेज आ गई तो शिक्षित वर्ग क्या हुआ, जनसाधारण का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा। यानी कि सब जो बोलते हैं मातृभाषा, अगर उस पर एक शिक्षा आरोपित कर दी जाएगी, इंग्लिश कंपलसरी कर दी जाएगी, तो यानी वो जो शिक्षित वर्ग होगा वो केवल इंग्लिश यानी हाई क्लास बन जाएगा और जो जनसाधारण होंगे वो क्षेत्रीय लैंग्वेज यानी मातृभाषा का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि वो इनका प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे। अगर ये किसी बड़ी पोस्ट पे बैठे भी होंगे तो शायद ये इनकी फीलिंग को समझने में पिछड़ जाएंगे, यानी उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे। हमारे भारत में विभिन्न प्रदेशों की विभिन्न भाषाएं हैं, यानी हर प्रदेश की अपनी एक भाषाएं हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो भारत में 300 अधिक भाषाएं यहाँ पे प्रचलित हैं और अपनी जो प्रदेश की भाषा है वो एक अलग ही भाषा है। राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात भारत की क्षेत्रीय भाषाओं को प्रादेशिक भाषा भी कहा जाने लगा, क्योंकि ये किसी न किसी रूप में राज्य की मातृभाषाएं ही थी। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने से क्या होता है, यानी कैसे व्यक्ति को क्या मातृभाषा शिक्षा जो शिक्षण है वो व्यक्ति को क्या प्रदान करती है। मातृभाषा में शिक्षण ग्रहण करने पर व्यक्ति को अधिक श्रम नहीं करना पड़ता। जब हमें मातृभाषा आएगी और उसी लैंग्वेज में हमें शिक्षा प्रदान की जाएगी तो हम आसानी से उसको अपने ऊपर ग्रहण कर सकते हैं, उसी में चिंतन कर सकते हैं। वैसे ही व्याख्या को शीघ्र कर लेता है, जैसे मातृभाषा शिक्षण अधिक सरल व सुहाग्राह्य हो गया हो, यानी वो आसानी से उसकी व्याख्या भी कर लेता है। मातृभाषा जो है वो बौद्धिक स्तर पर भी उसको बालक को उत्कृष्ट बनाती है। अच्छा, जब हम दूसरी भाषा सीखते हैं तो उसके हमें वोकैब से सीखनी पड़ती है कि इसका ये मतलब होता है। तो क्या जब हम उसको उस लैंग्वेज के वोकैब सीखते हैं तो वो अपनी मातृभाषा में ही सीखते हैं ना। तो जब हम शिक्षण ही मातृभाषा में करेंगे, जैसे अंग्रेजी की वोकैब्स का हम हिंदी में अर्थ निकालते हैं कि ये अर्थ होगा, तो अर्थ कौन सी भाषा में होता है, वो मातृभाषा में होता है। अगर हम शिक्षा ही मातृभाषा में ग्रहण करें तो हमें इन सब समस्याओं से गुजरना नहीं पड़ेगा और आसानी से शिक्षा हम ग्रहण कर सकते हैं और बौद्धिक स्तर पे भी उत्कृष्ट हो सकता है। अब हम एक चीन का उदाहरण लें। चीन में क्या हुआ था, चीन में जो लैंग्वेज पढ़ाई जाती है वो मंडारिन में पढ़ाई जाती है, यानी मंडारिन उनकी भाषा है, मातृभाषा, उसमें वो शिक्षा ग्रहण कराते हैं। साउथ कोरिया वाले कोरिया में अपनी शिक्षा पद्धति को चलाते हैं। तो यानी वो जो अपनी मातृभाषा में शिक्षा कराते हैं। तो आज हम देखते हैं कि विभिन्न टेक्नोलॉजी, विभिन्न जितने भी उद्योग स्थापित हो रहे हैं वो कहाँ, इन्हीं 2 कंट्रियों में स्थापित हो रहे हैं। मतलब अधिक से अधिक इन्हीं कंट्रियों में स्थापित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतना अच्छा सब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जितनी हैं वहाँ पे सब हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भाषा का जो संबंध है वो उनकी मातृभाषा, पढ़ाई का जो शिक्षण का संबंध है उनकी मातृभाषा से है। तो मातृभाषा शिक्षण देने से ना केवल नॉलेज ही बढ़ती है, ना ही केवल शिक्षण में सहजता आती है, बल्कि देखा जाए तो अर्थव्यवस्था की उन्नति भी होती है। अब मातृभाषा के सामान्य उद्देश्य देख लेते हैं। मातृभाषा का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन कराना है, शुद्ध सरल स्पष्ट भाषा में अपने भाव व विचारों को व्यक्त कराना है, उचित हाव भाव, आरोह अवरोह के साथ वाचन कला में निपुणता लाना है,
वो दूसरों की मौखिक तथा लिखित भाषा को समझने की क्षमता का विकास कराना है। बौद्ध विद्यार्थियों में स्वाध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न कराना है। विद्यार्थियों को पुस्तक में निहित ज्ञान भंडार से अवगत कराना है। इसका उद्देश्य है गद्य पद्य में निहित भावों को समझाना एवं रसावधानन कराना है। विद्यार्थियों के शब्दों, वाक्यांशों तथा लोकोक्तियों के संग्रहण में वृद्धि कराना है। विद्यार्थियों को मातृभाषा साहित्य का रसावधान कराने योग्य बनाना है। विभिन्न शैलियों का परिचय कराकर अपने उपयुक्त शैली के विकास में सहायता करना है। अगर हम इस चीज़ को समझ गए कि मातृभाषा है क्या, मातृभाषा शिक्षण देने से क्या क्या होता है, तो हम उसके उद्देश्य आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं मातृभाषा शिक्षण की विधियाँ क्या हो सकती हैं। तो जो मातृभाषा शिक्षण होता है, तो मातृभाषा जिन प्रदेशों में चलन नहीं है, जैसे मान लिया ये भारत है, ये अच्छा मैप नहीं बना हुआ है, तो मान लेते हैं ये भारत है, तो यहाँ पे तो इतनी जगह तो हिंदी का यूज़ होता है आराम से, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में हिंदी नहीं यूज़ होती है। तो इन दो जगहों को हिंदी में शिक्षण कैसे कराया जाए, तो इसकी निम्न विधियाँ हो सकती हैं। अब हम देखते हैं विधियाँ कौन कौन सी हैं। एक है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में जो होती है उसमें बालक को मातृभाषा, जो नवीन भाषा सिखानी होती है उसके मातृभाषा के माध्यम से सिखाया जाता है। वार्तालाप की प्रधानता दी जाती है, यानी जो भी भाषा से शिक्षण कराना होता है उसमें वार्तालाप के द्वारा कराते हैं। अगर हमें अंग्रेजी सीखना है तो अंग्रेजी में वार्तालाप कराना प्रारंभ कराते हैं। वार्तालाप के पश्चात लेखन का आरंभ करते हैं, यानी वार्तालाप जब करना बच्चा सीख जाता है फिर उसको लेखन क्रिया में लाते हैं कि चलिए अब अपने जो विचार हैं उसको लेखन के द्वारा करिए। फिर आता है व्याकरण शिक्षा की आगमन विधि। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी लैंग्वेज सिखाते हैं फिर उसकी व्याकरण संबंधी बातों को सिखाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं परोक्ष विधि। परोक्ष विधि में होता है जो मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। वहाँ पे नवीन भाषा को पढ़ाया जा रहा था, यहाँ भी नवीन भाषा को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन परोक्ष विधि यानी कि वो तो प्रत्यक्ष विधि थी, प्रत्यक्ष रूप से, यहाँ परोक्ष यानी कि इनडायरेक्ट वे में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे होगा अनुवादित करके पढ़ाया जाएगा, यानी कि जो भी हमको वाक्य या शब्द समझाने होंगे उनको मातृभाषा में अनुवादित, वही वोकैब्स वाला वोकैब्स सीखनी है तो हमें उसको हिंदी में सीख लेंगे और उसकी इंग्लिश पता चल जाएगी। जैसे भूमंडलीकरण को हमें इंग्लिश में सीखना है, क्या बोलते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन को अपनी मातृभाषा में भूमंडलीकरण कहते हैं, तो भूमंडलीकरण हम समझ गए तो ग्लोबलाइजेशन याद हो जाएगा। उसी तरह जैसे समाज को सीखना है इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो उसकी वोकैब्स सोसाइटी होगी, तो सोसाइटी सीख लेंगे फिर समाज उसकी मातृभाषा हो जाएगी। इस तरह अनुवादित करके इसमें सीखा जाता है। और फिर है गठन विधि। इन विधियों में कुछ दोष भी हैं, जैसे इसके दो परोक्ष विधि के हैं कि भाव ठीक प्रकार से प्रकट नहीं हो पाते। अब अनुवाद करके सीखेंगे तो भाव उसमें कहाँ आ पाएंगे। व्याकरण के नियमों का विशेष महत्व नहीं दिया जाता, जिससे शिक्षण बंधा सा रहता है। अब होता नहीं, कभी हम बचपन में जब वोकैबलरी सीखते थे किसी इंग्लिश लिटरेचर में, जब कोई कठिन जो शब्दावलियाँ थी उनकी इंग्लिश टू हिंदी में अनुवादित किया होता था, तो जो वो होती थी तो हमें रटना पड़ता था कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ शिक्षण बंद सा जाता है, बच्चा ऊबने लगता है, उबाऊ सा होने लगता है। छोटे बालक व्याकरण के नियमों से भयभीत होने लगते हैं। वहाँ ये होता है कि इस नियम यहाँ पे ये नियम लगेगा, फिर वहाँ ये नियम लगेगा, तो बच्चे व्याकरण के नियम से भयभीत होने लगेंगे। इस विधि में केवल वाचन पर ही बल दिया जाता है। बोलचाल से केवल शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती है, हमें लिपि भी आनी चाहिए, इसलिए ये विधि ज़्यादा कारगर नहीं होती, इसके दोष भी हैं। गठन विधि में देखते हैं। गठन विधि में होता है शब्द और इसमें जो प्रमुख शब्द और निर्मित समान वाक्यों के माध्यम से भाषा शिक्षण का आरंभ होता है, यानी जो भी भाषा हमको सीखने होते हैं उसको गठन किया जाता है उन्हें शब्दों और वाक्यों के माध्यम से। इस पद्धति के जन्मदाताओं का विश्वास था कि इस प्रकार के छाटे गए शब्द तथा वाक्य के ढांचे का प्रयोग करते करते बालक 3 या 4 वर्ष में भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेगा। यानी कि इसमें क्या होता है, इसको आसानी से समझें। इसमें होता है कि एक टीचर है, वो क्या कहेगा कि वो कुछ शब्द देगा, जैसे बच्चे को दे देगा पिकनिक दे दिया, और किसी बच्चे को दे दिया स्कूल, किसी को दे दिया फिर किसी को दे दिया पार्टी, किसी को दे दिया बर्थडे, किसी को कुछ ऐसे बड़े बड़े से टॉपिक। आप बोलेंगे कि आप बर्थडे पे एक ऐसे लिखिए, आप इस पे एक ऐसे लिखिए, पिकनिक पे एक ऐसे लिखिए, या इस पे कुछ पंक्तियाँ लिखिए,
या किसी को बोल दिया, इंट्रो दे दिया कि आप अपना परिचय दीजिए। तो इसमें क्या है, इसमें बच्चा अपने माध्यम से शब्द गढ़ेगा और उस लैंग्वेज को सीखने का प्रयास करेगा। तो अब इसमें दोष देखते हैं क्या है, शब्द रचना का ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि उसमें केवल सेंटेंस फॉर्मेशन जो होता है वो देखा जाता है, शब्द रचना का ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे शब्द भंडार विकसित होने की संभावना नहीं रहती। यानी कि वही छोटे मोटे शब्दों का प्रयोग करा जाता है, वही देखे जाते हैं, बाकी और शब्द अज्ञात रूप से शब्द भंडार विकसित नहीं हो पाता। मौखिक कार्य की आवश्यकता से अधिक बल देने के कारण भाषा के अन्य रंग उपेक्षित हो जाते हैं। अब हम देखते हैं वेस्ट विधि। चौथी विधि है वेस्ट या नवीन पद्धति। जो डॉक्टर माइकल वेस्ट थे, इनके नाम पे ही ये विधि पड़ी है, इन्होंने ही इसको निर्मित किया था, वेस्ट विधि या नवीन पद्धति को। अब इसमें देखते हैं इस विधि में होता क्या है। इसमें उन्होंने अंग्रेजी शिक्षण में प्रयत्न विधि का प्रयोग किया तथा स्वयं अंग्रेजी पढ़ाने की पद्धति का आविष्कार किया, इंग्लिश पढ़ाने की पद्धति का आविष्कार किया। भाषा शिक्षण में वाचन की प्रधानता है। विभिन्न पद्धतियाँ इसमें भाषा शिक्षण में वाचन की प्रधानता, यानी कि वाचन के माध्यम से बच्चा जब बोलेगा तो उसके माध्यम से वो भाषा को सीख सकता है। विभिन्न पद्धतियाँ इन्होंने दिया कि वाचन बोल के, लेखन लिख के और भाषण स्पीच से, इन तीनों का एक साथ उपयोग किया जाएगा तो भाषा सीख सकता है बच्चा। मातृभाषा का महत्व, और बताया कि जो भी नवीन भाषा समझानी है तो उसको मातृभाषा में कन्वर्ट करके सिखाया जाए तो इससे आसानी से सीखा जा सकता है। इस तरह हमने चारों विधियों को देख लिया कैसे विधियाँ होती हैं। अब आते हैं मातृभाषा उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम क्या है। लेखन कला द्वारा, पहला है लेखन कला द्वारा। जो बच्चा होता है वो लेखन कला लेख करके ही सीखता है, उन्हें स्वयं वाक्य विन्यास करने का शिक्षण दिया जाता है। वही चीज़ कि कुछ टॉपिक दिए और उसमें लेखन कराना है। विभिन्न क्रियाओं द्वारा, इसमें होता है वाद विवाद करा दिया, नाटक और प्रतियोगिता में भाग लो, ये कोई प्रतियोगिता चल रही है उसमें भाग लो, तो उससे विभिन्न क्रियाओं से आप भाषा को सीख सकते हैं। व्याकरण शिक्षा द्वारा, जब किसी को ग्रामर सिखाई जाती है तो उस भाषा की ग्रामर सिखाई जाती है तो उससे भी शुद्धता और अशुद्धता का ज्ञान होता है और लैंग्वेज को सिखाने का काम किया जाता है। मौन पाठन द्वारा, उसको यानी चिंतन, इससे चिंतन होता है, यानी बौद्ध शक्ति का विस्तार होता है। वाचन द्वारा, उसको विद्यार्थियों को वाचन कला में कुछ कुशलता प्रदान की जाती है। काव्य शिक्षण के द्वारा, यानी कविताओं के द्वारा, उसकी कविताओं और काव्य द्वारा उसकी जो भावनाओं को विकसित किया जाता है। प्रश्नों के द्वारा जब भावबोध होता है तो बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है। इस प्रकार हमने देख लिया है मातृभाषा शिक्षण। हमारा दूसरा टॉपिक है हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। चलिए हम देखते हैं। तो पहले तो इसमें बताया गया है कि जो हिंदी शिक्षण है वो क्यों ज़रूरी है, तो उसके उद्देश्य क्या हैं, मतलब और उसके जो हिंदी में शिक्षण कराया जा रहा है उसके उद्देश्य क्या हैं। तो अगर हम इस लैंग्वेज को आसानी से समझें तो एक यही है कि जो एक पशु मानव होता है और एक सामाजिक मानव होता है, इन दोनों में एक अंतर होता है। जो इसका व्यवहार होता है वो नैसर्गिक होता है, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो चला आ रहा है वो वैसा, यानी कि पशु मानव का। और वहीं पे जो सामाजिक मानव होगा उसका व्यवहार होगा सामाजिक मान्यताओं के अनुसार, सोसाइटी के नॉर्म्स एंड रूल्स फॉलो करते हुए चलेगा, वो सब कुछ देखते हुए चलेगा। कहते नहीं कि ये क्यों कर रहे हो, कुछ लोग देखेंगे तो क्या होगा, और उसी तरह बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई होती हैं। तो यानी जो मनो मानव और दूसरा है सामाजिक मानव में अंतर होता है। ये तो नैसर्गिक व्यवहार करता है, वही सामाजिक मानव समाज की मान्यताओं के अनुरूप चलता है। तो अब हम एक बात आती है कि जो सामाजिक मानव है, जो समाज के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो ये समाज के रूल्स और ये रेगुलेशन कौन तय करता है, कौन उसका दायित्व निभाता है। तो उसका दायित्व है वो विद्यालय को सौंपा गया है कि विद्यालय ही सामाजिक मानव को बनाएंगे। यानी एक जो मानव होगा वो पशु तुल्य से सामाजिक मानव को बनाने का कार्य विद्यालयों को सौंपा गया है, और विद्यालयों में शिक्षक व छात्रों के बीच ये अंतर प्रक्रिया चलती रहती है। और जो ये व्यवहारिक परिवर्तन करने का जो रूप होता है उसके दो उद्देश्य हैं, शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षण के उद्देश्य। तो पहले देखते हैं इसके शिक्षा के उद्देश्य यानी शैक्षिक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य में है कि उन वांछित व्यवहारिक परिवर्तनों से होता है, इसका संबंध उन वांछित व्यवहारिक परिवर्तनों से होता है जिनका क्षेत्र व्यापक, विस्तृत एवं सामान्य होता है।
इनका जो क्षेत्र होगा शिक्षा का, वो उसका क्षेत्र व्यापक होगा, यानी जो परिवर्तन करेंगे, वांछित परिवर्तन, यानी पशु तुल्य मानव से सामाजिक मानव बनाने के बीच में उसका वांछित परिवर्तन होगा। वांछित परिवर्तन जो होगा वो उसका क्षेत्र व्यापक, विस्तृत एवं सामान्य होगा। और इसका जो दार्शनिक आधार होगा, इसका जो आधार होगा तो वो दर्शन के आधार पर होगा। और जो इसका जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होगी, यानी जो शिक्षा सिखाने की प्रक्रिया होगी, वो क्या होगी, संपूर्ण शिक्षा से संबंध होगा। ये नहीं होगा कि उसको सामाजिक शिक्षा ही दी जाए, उसको संपूर्ण शिक्षा, यानी उसको मनोवैज्ञानिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, वैचारिक शिक्षा और भौगोलिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, इस तरह की सभी शिक्षाओं से उसका संबंध होगा। और इसकी प्रकृति कैसी होगी, इसकी प्रकृति होगी फॉर्मल, यानी कि बिल्कुल समाज के रूल के अकॉर्डिंग, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट वे में होगी। और तीसरा है इसका सैद्धांतिक, यानी स्टैटिक्स पार्ट से जुड़ी हुई होगी। यानी कि इन तीनों के माध्यम से शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। और शिक्षण के उद्देश्य क्या होंगे, अब हमें शिक्षा के उद्देश्य तो पता चल गए, अब शिक्षण के उद्देश्य क्या होंगे। तो शिक्षण के उद्देश्य की जो व्यवहारिक वांछित परिवर्तन लाना है, जो पशु मानव को सामाजिक मानव में परिवर्तन करना है, तो शिक्षा के उद्देश्य क्या होंगे। यहाँ पे इसकी शिक्षा के उद्देश्य सीमित होंगे, यानी निश्चित होंगे, और विशिष्ट होंगे, यानी सामान्य नहीं होंगे, वो एक लेवल ऊपर होंगे। और मनोवैज्ञानिक उसका जुड़ा होगा, ये प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहेंगे, यानी कि इसके विपरीत होंगे। अब है शिक्षण, हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण, यानी कि अब हम हिंदी शिक्षण के जो दे रहे हैं, टीचिंग दे रहे हैं, उसके उद्देश्यों का निर्धारण किस प्रकार होगा, ऐसे कौन से मापदंड हैं जिससे उसके उद्देश्यों का निर्धारण होगा। यानी पहला है कि उपयोगिता, जो भी शिक्षण के उद्देश्य होंगे वो ऐसे होंगे जो हमारे भविष्य और वर्तमान से जुड़े हुए होने चाहिए, यानी कि वर्तमान से वैसे ज़्यादा जुड़े हों और भविष्य का भी उनमें ऐसा रंग होना चाहिए। समसामयिकता, यानी कि जो समाज में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पुरानी पद्धति के अकॉर्डिंग सीखते चले आ रहे हैं। यानी आज हमें ज़रूरत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, AI, डिजिटलीकरण, ये सब सीखने की, तो इसके माध्यम से कैसे सिखाया जाए, तो ये समसामयिकता में होना चाहिए। यानी कि इसके शिक्षण के मापदंड में समसामयिकता आती है। उपयुक्तता या योग्यता, यानी कि जो भी शिक्षण करा रहे हैं वो उचित अनुक्रम में होना चाहिए। और औचित्य, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण छात्रों के स्तर, आवश्यकता एवं परिपक्वता आदि के अनुरूप होना चाहिए। यानी जैसा स्टूडेंट है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि वो जो शिक्षण का उद्देश्य है वो औचित्य उसका होना चाहिए। व्यवहारिकता, यानी कि ऐसा होना चाहिए जो उसको बाद में व्यवहारिक रूप से उपयोग किया जा सके। इसके अन्य मापदंड भी हैं, जैसे उपयोगिता देख लिया, समसामयिकता, उपयोगिता, औचित्य, व्यवहारिकता देख लिया। इसके अन्य ये हैं कि शिक्षा दर्शन होना चाहिए, जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें शिक्षा का दर्शन निश्चित होना चाहिए। शिक्षा मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, यानी कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी उसको समझ में आना चाहिए। विषय वस्तु की प्रकृति निश्चित होनी चाहिए, छात्र की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए, समाज की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। इस प्रकार जो शिक्षा का मापदंड है वो निम्न 3 पृष्ठभूमि पर निर्धारित होता है, यानी कि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक व दार्शनिक पृष्ठभूमि पर आधारित होने चाहिए। अब हम चलिए आगे देखते हैं हिंदी शिक्षण के उद्देश्य के प्रकार। हिंदी शिक्षण उद्देश्य के प्रकारों को निम्न रूपों में बांटा गया है। और इसमें जो है भाषावश, इसमें पहले भाषा को बताया गया कि भाषा जो हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा वह शक्ति है जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरों को प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को हम ग्रहण करते हैं। तो वही चीज़ें जो मातृभाषा में थी, और मातृभाषा हमारी क्या है, हिंदी है। तो हम इस प्रकार देखते हैं, सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार इन्होंने बताया है कि भाषा की शिक्षा को यह उद्देश्य है कि हम दूसरों की कही तथा लिखी हुई बातें ठीक ठीक समझ और पढ़ सकें और शुद्ध, प्रभाव उत्पादक तथा रमणीय ढंग से लिख बोल सकें, यानी कि वही हमारी भाषा होगी। भाषा शिक्षण का उद्देश्य ही यही है कि हम अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकें और उसको लिपिबद्ध रूप से प्रस्तुत भी कर सकें। तो इसके ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होते हैं ये देख लीजिए। सूक्तियों, ज्ञानात्मक उद्देश्य ये सूक्तियों तथा लोकोक्तियों का ज्ञान, काव्य, कथा, निबंध, उपन्यास तथा नाटक आदि का ज्ञान होना, विद्यार्थियों को ऐतिहासिक, भौगोलिक आदि तथ्यों से परिचय देना, ध्वनि तत्व का ज्ञान कराना, कल्पना, तुलना, मनोविश्लेषण तथा वर्गीकरण आदि का बोध कराना, शब्द का वाक्य विन्यास की कला ज्ञान देना, हिंदी के साहित्यिक तथा सौंदर्य मूल्यात्मक ज्ञान देना। तो इस प्रकार इसके क्या हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं। अब हम आगे चलते हैं, वो हैं
कौशलात्मक उद्देश्य, यानी कि पहले हमें हिंदी शिक्षण का होता है कि पहले हमें ज्ञान उस चीज़ का ज्ञान देना, यानी जो भी भाषा है उसका ज्ञान देना। फिर होता है कि हमें कौशल यानी स्किल प्रदान करना। स्किल किस किस की हो सकती है, तो मुहावरों तथा लोकोक्तियों का समुचित विकास, मूल्यांकन की क्षमता, ग्राहिका शक्ति, भाव संयोग, कला तथा अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। विद्यार्थियों को शुद्ध तथा परिष्कृत स्वर वाचन का ज्ञान देना। व्यक्तित्व कला का विकास कराना। गति, यति, लय तथा आरोह अवरोह क्रम में से वाचन की क्षमता का विकास कराना। ये क्या होंगे, ये स्किल बेस्ड उद्देश्य होंगे, यानी हमारी स्किल को इम्प्रूव करना। और तीसरा है रसात्मक एवं समीक्षात्मक उद्देश्य। ये तो हम जानते हैं कि जब हम कोई भी साहित्य पढ़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, रस प्राप्त होता है। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ेंगे, उपन्यास है जैसे रानी लक्ष्मीबाई का, तो उससे क्या प्राप्त होगा, उससे एक हमें वीर रस की प्राप्ति होगी। मन करेगा चलो हम भी युद्ध के मैदान में लड़े जाके। और कभी भी हम छायावाद की कविता पढ़ेंगे तो रहस्यवाद के भाव आएंगे। तो इस प्रकार क्या होगा कि रस और समीक्षात्मक उद्देश्य होता है। रस की अनुभूति कराना, साहित्य का रसास्वादन कराना, भाषा तथा साहित्य के विविध पक्षों की समालोचना का अध्ययन कराना तथा स्वयं समालोचना कराना। और अब चौथा उद्देश्य है इसकी सृजनात्मक उद्देश्य, यानी क्रिएटिविटी। तो इसमें होता है, इसका उद्देश्य कविता, गद्य, निबंध, कथा, पत्र, उपन्यास तथा संवाद आदि से आते हैं। वाक्य, कथा, निबंध, पत्र, संवाद तथा उपन्यास आदि की रचना को प्रोत्साहन करना, यानी क्रिएटिविटी जगाना कि बच्चा उसको करने के लिए प्रेरित हो, निबंध लिखे, संवाद करे, उपन्यास लिखे। स्वानुभूति का परिचय तथा स्वाध्याय की प्रेरणा देना, यानी कि अपनी अनुभूति को वो लिख सके जैसे संस्मरण में लिखा जाता था। और स्वाध्याय की प्रेरणा यानी स्वयं अध्ययन की प्रेरणा देना। और है रचना की प्रवृत्ति का विकास करना तथा प्रोत्साहन, विद्यार्थियों की मौलिकता का विकास और विविध शैली का परिचय, चिंतन, कल्पना तथा तर्क आदि के अनुसार। तो इस प्रकार हमने देखा ये थे सृजनात्मक। अब है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, यानी कि एटीट्यूड वाले जो होते हैं, एप्टीट्यूड वाले। तो एप्टीट्यूड में ये सब आते हैं, सद्वृत्तियों का विकास, भाषा तथा साहित्य में रुचि। तो इस प्रकार होते हैं। अब है हिंदी शिक्षण के समान उद्देश्य। हिंदी शिक्षण के ये सब समान उद्देश्य दिए गए हैं कि हिंदी शिक्षण के ये तो हमने देखे जो उद्देश्य थे वो मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य थे कि मातृभाषा में शिक्षण देने के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं, कौशल विकास करते हैं, रसात्मक और समीक्षात्मक जो भाव होते हैं वो हमारे निखर के आते हैं, सृजनात्मकता आती है और एप्टीट्यूड विकसित होता है। अब हिंदी शिक्षण के समान उद्देश्य हम देखते हैं, यानी हिंदी शिक्षण वही मातृभाषा शिक्षण के समान उद्देश्य क्या क्या हैं। तो ये हैं हिंदी भाषा को शुद्ध उच्चारण एवं लेखन कराना और शुद्ध सरल स्पष्ट भाषा में अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करना, उचित हाव भाव, आरोह अवरोह के साथ वाचन कला में निपुणता लाना, दूसरों की मौखिक तथा लिखित भाषा को समझने की क्षमता विकास करना, विद्यार्थियों की स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना, विद्यार्थियों को पुस्तक में निहित ज्ञान भंडार का अवलोकन कराना, गद्य पद्य में निहित भावों को समझना और तथा रस आस्वादन कराना, विद्यार्थियों के शब्दों, वाक्यांशों तथा लोकोक्तियों के संग्रहण में वृद्धि करना, विद्यार्थियों को मातृभाषा साहित्य का रस आस्वादन करने योग्य बनाना। इस प्रकार बहुत सारी विशेषताएं हैं। अगर हम मोटे मोटे तौर पर समझें तो इन सब में वही चीज़ आएंगी जो हमने आगे पढ़ी है और इसको यहाँ पे डिटेलिंग की गई है। जैसे सामाजिक हितकारी आचरण करने की प्रवृत्ति का विकास करना, साहित्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रुचि लेने योग्य बनाना, विद्यार्थियों की सृजनात्मकता कार्यशक्तियों जैसे नाटक, अभिनय, भाषण, वाद विवाद, कवि सम्मेलन, अंताक्षरी आदि में भाग लेने योग्य बनाना, विद्यार्थियों के ज्ञान क्षेत्र तथा विवेक का निरंतर विकास करते हुए उसका चरित्र निर्माण करना, विद्यार्थियों को सत्य साहित्य की प्रेरणा देना। इस तरह कई सारे इसके उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, पर मोटे तौर पे हम अगर यही 5 उद्देश्य लिखें तो इन्हीं से हम उसके समान उद्देश्य भी निकाल सकते हैं। अब हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों का महत्व क्या है, उसका आखिर महत्व क्या क्या है। तो शिक्षण कार्य
के सीमितीकरण हो। तो यानी जो हमारे जो टीचिंग का कार्य है, यानी जो शिक्षण कार्य है, वो बहुत बड़ा उसका दायरा है। उसमें बोलते हैं उसको सामाजिक प्राणी बनाना, पशुतुल्य प्राणी से एक सामाजिक प्राणी बनाना कार्य है। इस तरह उसके बहुत सारे कार्य हैं। तो इस प्रकार उसके जो मातृभाषा हिंदी शिक्षण का उद्देश्य है कि जो शिक्षण कार्य है उसको सीमित कर देना, यानी एक निश्चित सीमा में बांध देना कि आपको ये चीज़ आपको बालक को सिखानी है। तो वहाँ पे शिक्षण कार्य सीमित हो जाएगा, और सीमित कार्य होने से उसकी जो इफ़ेक्टिविटी होगी, जो उसका प्रभाव होगा, वो अच्छा आएगा। यानी बच्चा आसानी से उसको सीखेगा और समझेगा और अपनी दुविधाओं का निपटारा कर सकेगा। अब दूसरा है व्यवहारिक परिवर्तनों में अंतर हेतु, यानी कि जो हमें छात्रों को दिए जाने वाले विभिन्न व्यवहार परिवर्तनों से में विभेद किया जा सकता है। इसका मतलब उद्देश्यों का निर्धारण जो होता है, उससे छात्रों में विभिन्न व्यवहार परिवर्तनों में विभेद किया जा सकता है, जिससे विशिष्ट व्यवहार परिवर्तन करने के लिए विशिष्ट शिक्षण नीति का चयन कर सकते हैं। यानी कोई बच्चा बहुत अच्छी एबिलिटी ला रहा है पढ़ने से, कोई बच्चा कम इफ़ेक्टिव उसकी जो है उसका कार्य कम इफ़ेक्टिव है, तो हम ऐसी शिक्षण नीति का चयन करेंगे कि उसके व्यवहारों में आसानी से परिवर्तन लाया जा सके। पाठ्यक्रम को प्रभावशाली बनाने हेतु, यानी कि जब हम अपने में हिंदी शिक्षण करेंगे तो पाठ्यक्रम भी प्रभावशाली बनेगा और बच्चा उसमें रुचि लेकर पढ़ाई करेगा। मापन एवं मूल्यांकन में सहायता हेतु, यानी कि जो हिंदी शिक्षण होता है, हिंदी शिक्षण से मापन एवं मूल्यांकन में सहायता मिलती है, और जो एक पाठ्यक्रम चलता है उसके सिद्धांत और नियम इत्यादि में आलोचनात्मक निर्णय लिए जा सकते हैं और उनमें सुधार हेतु प्रयत्न किया जा सकता है। इस प्रकार हमने यूनिट जो 3 थी उसके 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं। आपको अगर टॉपिक समझ में आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, ताकि हम मोटिवेट हो सकें और ऐसे ही बीएड की और भी कक्षाएं आयोजित की जा सके इस चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।